बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन, एक तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने जलसे करने, तो इस्लामाबाद का जलसा सबसे पहला जो होना था 30 मार्च को, इस जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने। वजह क्या बताएगी आप आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। और नाज़रीन, दूसरा मामला यह है कि शेर अफजल मरवत जो है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स को, सोशल मीडिया के जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक बड़ी सख्त तंबीह कर दी आज फिर से। उन्होंने आज उन्हें बड़ी वार्निंग दे दी है कि अगर आप लोग बाज आए तो फिर मैं बैक बेंचर बन जाऊँगा पार्टी के अंदर, बिल्कुल खामोश हो जाऊँगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग मामला है, ये क्यों उन्होंने कही बात आपको बताएंगे। और मरवत साहब का मामला ये भी है कि कल आपको हमने खबर दी थी कि मरवत साहब के बकौल पंजाब में 40 का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। तो उस पर आज जो गुलाम जो मलिक अहमद भच्चर है, जो पंजाब में सूबाई असम्बली के जो अपोजिशन लीडर है वहाँ पे पंजाब के, तो उन्होंने आज मरवत साहब को फ़ोन करके कह दिया, जनाब कि मैंने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है, ये 20 अरकान के बागी होने वाला। तो वो बयान हमारे पास मौजूद है जो हमने आज मरवत साहब को भेजा भी है, भाई देख लें कि ऐसा तो बिल्कुल हुआ है। इसके अलावा जो अगली कहानी जनाब, वो पंजाब में ट्रिब्यूनल्स के वाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि असल गेम प्लान है क्या, तहरीक इंसाफ को आउट करने के वाले से सोचा क्या जा रहा है और करने का क्या उसमें इरादा है, किस तरह से करना है। फिर जनाब इसहाक डार साहब जो है, उनको अब आउट कर दिया गया ECC से, और इस पर वज़ीर आज़म जो है आज उन्होंने ECC को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, खुद भी आउट और इसहाक डार को भी आउट कर दिया। फिर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ जो है, उनके दरमियान क्या चल रहा है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। और एक हल्का है पंजाब का, नाज़रीन जो धांधली की हम बात करते हैं ना, एक हल्का पंजाब का PP 269, यहाँ से जो जीतने वाले कैंडिडेट है वो भाग गए। क्यों भागे आपको बताएंगे। अब इन तमाम खबरों पे आज की वीडियो में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट आमिर मुगल ने DC इस्लामाबाद को दरखास्त दी थी 30 तारीख को इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए। जलसे के लिए 3 मुकामात जो है, 3 वेन्यूज़ का तयन भी किया गया था, जिसमें एक था जनाब F9 पार्क, दूसरा वेन्यू था ये जो सामने है परेड ग्राउंड, और तीसरा वेन्यू था इस्लामाबाद का D चौक। तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने DC इस्लामाबाद में ये बड़ा क्लियरली कह दिया जनाब आमिर मुगल साहब को, भाई आपको जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकती। इस पर PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू भी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को 2 दिन का टाइम किया था कि आप 2 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त देनी है, नहीं देनी, जो भी देना आप अपना फैसला सुनाएं। तो DC इस्लामाबाद ने आज अपना फैसला दे दिया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि NOC जारी नहीं होगा। और उन्होंने कहा जी कि चूँकि दहशतगर्दी फैल चुकी है, नहीं, उन्होंने वजह जो बयान की वो दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयाँ और जो सिक्योरिटी रीजन है, सबसे पाकिस्तान में जो आसान रीज़न होती है वो सिक्योरिटी की रीज़न होती है। भाई सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट है जनाब, इसलिए आपको जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। आज यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जलसा करना चाहे इस्लामाबाद के अंदर, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसा करना चाहे या प्लान करे ऐसी कोई पोलिटिकल एक्टिविटी, मजाल है कि यहाँ पे DC इस्लामाबाद उन्हें इजाज़त ना दें, फिर तो सिक्योरिटी के हालात भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम ही हो जाएगा। अगर फिर भी सिक्योरिटी के हालात अगर ख़राब हो तो ये सब ड्रामा है, ये रोकने की एक कोशिश है। और ये चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसमें ज़्यादा शिद्दत लेकर आएंगे। ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रियासत की जो पॉलिसी है वो यही है कि किसी भी किस्म के धरनों, लॉन्ग मार्च, एहतजाजी मुजाहरों के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बड़ी स्ट्रेट, बड़ी क्लियर पॉलिसी है इस हवाले से रियासत की। लेकिन अब तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है कि उससे तहरीक चलानी, और तहरीक इन्हीं सारी चीज़ों के खिलाफ चलाई जाती है। जब उसको सप्रेस किया जाता है, उसका जो राइट है वोट अवाम ने दिया तहरीक इंसाफ को, वो निकला जाके नून लीग के हल्कों से जाके निकला फॉर्म 47 की सूरत में। फिर सीटें उसके बाद कम करना शुरू कर दी गई, उसके बाद भी सीटें जो है वो कम करने के साथ साथ यानी रिकाउंटिंग में तहरीक इंसाफ की सीटें कम कर दी गई। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, उनसे महरूम कर दिया गया। और अब जो है पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के मजीद जो बंदे तहरीक इंसाफ के बतौड़े जा रहे हैं, और एक पार्टी जो है आप समझते हैं कि वो घर पे खामोश होकर बैठ जाएगी, वो अपने लिए हक में अपनी आवाज़ भी नहीं उठाएगी। बिल्कुल होगा ऐसा। और तहरीक इंसाफ अब जो है वो उसने प्लान कर लिया कि वो निकलेगी, तो निकलना है लोगों ने। आप इजाज़त नहीं देंगे, क्या होगा? ये होगा जनाब के तहरीक इंसाफ ने फिर भी कॉल देनी है 30 तारीख की, फिर निकलना है कारकुनान ने, फिर आपने लाठी चार्ज करना है, फिर आपने आंसू गैस की शेलिंग करनी है, फिर पकड़ देकर फिर गिरफ्तारियाँ होनी है। क्या फ़ायदा इससे? क्या इसके ये सब कुछ होने से कोई रियासत की खिदमत हो रही है? अगर सिंपल तरीके से आप अगर एक जलसा कर लेती है इस्लामाबाद के अंदर, तो वो मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जलसा एक पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जलसे होते हैं, और जलसों को इंटरनेशनली जो है वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आता। लेकिन अगर इस्लामाबाद में PTI के कारकुन इकट्ठे होते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है,
उन्हें उन पे आंसू गैस की शेलिंग होती है तो वो इंटरनेशनल हेडलाइन ज़रूर बनती है। तो इस पर ज़रा इंतज़ामिया को, हुकूमत को होश के नाखुन लेने होंगे। अगर पुरअमन तहरीक वो कह रहे हैं हम चलाना चाहते हैं तो आप उन्हें चला दें। दूसरा इस पर अब जो अगली कहानी जनाब वो यह है कि जो मैं बात कर रहा था पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है कि पहले इंतखाबी निशान छीना गया, इंतखाबी निशान छीनने के बाद नॉमिनेशन पेपर छीने गए, नॉमिनेशन पेपर छीने जाने के बाद नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद किए गए और उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 जो है उसके मुताबिक मैंडेट कुछ और है और फॉर्म 47 में कुछ और जाके निकला। उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया। फिर अब ये जनाब ये हुआ है, ताज़ा वाताज डल रही है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग जीत कर आए हुए हैं उन्हें जो है उनकी पार्टी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। और पंजाब में जिस तरह से कल शेर अफजल मरवत साहब ने हमारे प्रोग्राम में खबर दी थी, हमने कल रात की वीडियो में इसका जिक्र भी किया था कि मरवत साहब के बकौल पंजाब में 40 से जायद मिनिमम जो है वो 40 MPs का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उन्हें इस जो है वो थ्रेट के ऊपर तोड़ा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जनाब अगर आप लोग नहीं आएंगे हमारे साथ, आप तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे तो आपके हल्के में रिकाउंट करके आपको हरवा दिया जाएगा। अब तक कौमी असम्बली के तकरीबन कोई 4-5 हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे नताइज जो है वो बदल चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं। कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं, पंजाब के गालिबन 3 हल्के हैं और एक हल्का जो है वो KP का है जहाँ पे रिकाउंटिंग में नताइज को बदला जा चुका है। तो अब भी तहरीक इंसाफ के MPs को शेर अफजल मरवत के बकौल जो है वो थ्रेटन किया गया है, उन्हें धमकाया गया है कि अगर आप नहीं साथ छोड़ेंगे तहरीक इंसाफ का तो फिर आपके हल्के में भी रिकाउंट करके आपको हरवा दिया जाएगा। तो वहाँ 40 बंदे तोड़ लिए गए हैं। उस पर तहरीक इंसाफ अब लिखने का प्लान कर रही है कि वो लिखे, इलेक्शन कमीशन को लिखे जनाब उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए। लेकिन अभी तक चूँकि पंजाब असम्बली ने इन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से एक्सेप्ट नहीं किया, उनको रजिस्टर ही नहीं किया हुआ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे से, वो अभी तक इंडिपेंडेंट उन्हें माना जा रहा है। तो इंडिपेंडेंट रुकन के खिलाफ कोई भी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का मकसद ही यही था कि तहरीक इंसाफ के या पार्टी के जो अरकान हैं कौमी और सूबाई असम्बली वो पार्टी डिसिप्लिन के मातहत आ जाए, उन पे आर्टिकल 63 का इतलाक होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए जो है अब वो नहीं PTI के अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से रजिस्टर या कंसिडर इसीलिए नहीं किया जा रहा कि इन लोगों की पार्टी वफादारियाँ ताकि बदली जा सके, पार्टी को मजीद क्रश किया जा सके, मजीद तोड़ा जा सके, मजीद उस पार्टी को डिसइंटीग्रेट किया जा सके। लेकिन पार्टी में जो मुंतखब होने वाले हैं इस दफ़ा भी आपने देखा है कि बहुत सारों को जानता ही कोई नहीं था, बिल्कुल अननोन लोग जो है वो मुंतखब होकर आए हैं। ये पार्टी जो है वो अब उसके सारे मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपने हाथ में ले लिए हुए। तो कारकुनान को जो है वो तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। आप किसी MP को तो तोड़ सकते हैं, वो MP जिनके वोटों से मुंतखब होकर आया, पार्टी को ग्राउंड लेवल पे जो है वो तोड़ना ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। और इस वक्त जो PTI के अंदर जो कैफियत है 8 फरवरी के बाद आपने देखी है, वो मुझे ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे कि पार्टी को डिसइंटीग्रेट किया जा सके। हाँ, ये सवाल ज़रूर अहम है कि एहतजाजी तहरीक में, जलसों में, रैलीज़ में, लॉन्ग मार्च में, धरनों में ये कारकुनान निकलता है घर से या नहीं निकलता, इस पे जो है ज़रूर बहस की जा सकती है। मुझे इस वाले से लगता है कि शायद मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा लोग शायद उस तरह से ना निकल पाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो ज़रा जो जुनूनी है वो तो निकलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो फिर परेशानी में पड़ जाते हैं। भाई ये जो 9 मई के वाक़े में जिस तरह से चीज़ें मिस हैंडल हुई हैं, तो उसके बाद कोई ऐसी कोई चीज़ ज़रा भी हो गई तो फिर जो है बड़े मसाइल पैदा हो जाने। तो लोग ज़रा इस हवाले से ज़रा एहतियात से काम अब लेना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन में लोग निकले वोट डालने के लिए, चूँकि वोट डालना एक आईनी फरीज़ा है, उस पर आपके खिलाफ कोई पर्चा नहीं कर सकता, आपको गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता, ना पता होता है वोट डालने वाले किसको वोट डालने जा रहा है। तो अब जो दूसरा काम जनाब ये होने जा रहा है कि इसमें एक तो PTI की मूवमेंट जो है वो तो चलेगी, जो मैंने पहले बात की थी, और अब ये जो काम शुरू हो गया है बंदे तोड़ने वाला, ये भी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन मूवमेंट जो है इन MPs ने नहीं चलानी, जो मैं बात कर रहा था, मूवमेंट अवाम ने चलानी है, PTI के वोटर्स ने चलानी है। तो MPs आप जितने मर्जी तोड़ लें, उससे इस मूवमेंट को शायद कमज़ोर नहीं किया जा सकेगा, बल्कि शदीद इन लोगों के अंदर शायद मजीद रिएक्शन जो है उसका रद्द-ए-अमल जो है वो मजीद शायद बढ़ जाए। बाकी इसके अलावा खबर यह जनाब कि आज इसहाक डार साहब जो है उन्हें आज दूसरी मरतबा आज उन्हें एक अहम तरीन जगह से हटाया गया है। पहले उन्हें वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया गया, वज़ीर ख़ारजा वो लग गए। अब ये हुआ जनाब कि उन्हें 2 रोज़ पहले यानी शहबाज शरीफ साहब अपने फैसले पे 72 घंटे भी कायम नहीं रह सके, प्रेशर ही चूँकि बड़ा है। और हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो बता चुके, हनीफ अब्बासी नहीं, पार्टी के राजा सनाउल्लाह ये बता चुके हैं कि औरंगज़ेब साहब का और मोहसिन नकवी साहब का हुकूमत में शामिल होना ये हुकूमत के कायम रहने की गारंटी है। तो ये जनाब ये हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है।
इसीलिए दोनों को हुकूमत में शामिल रखा गया। वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट की ये बेसिकली सेफ्टी की जो है वो ज़मानत है इन दोनों का हुकूमत में होना। तो अब ये हुआ है जनाब कि औरंगज़ेब साहब को, चूँकि मैंने कल भी बात की थी कि उनके पर काट दिए गए थे नून लीग की जानिब से टेक ऑफ करने से पहले, चूँकि ये नून लीग के से ज़्यादा ये कहीं और के शायद कैंडिडेट हैं, तो इसलिए पार्टी में ज़रा इसहाक डार साहब उनके खिलाफ लॉबिंग करने में लगे हुए। पहले मैंने आपको बताया था कि जो अब लंदन के जो सहाफ़ी हैं उनसे इसहाक डार साहब जो हैं वो मोहम्मद औरंगज़ेब के खिलाफ जो है वो पूरी एक कैंपेन रन करवा रहे हैं। इससे पहले अजहर जावेद जो है वो ट्वीटें करते रहे उनके खिलाफ। अब एक खातून सहाफ़ी है वहाँ से, वो भी मोहम्मद औरंगज़ेब के खिलाफ और इसहाक डार के हक़ में ट्वीटें करना शुरू की। मतलब वहाँ तो मुबारकबादें दी जा रही है इसहाक डार को कि बहुत मुबारक हो, आप बहुत जल्द पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बनने वाले। तो वो कैंपेन पूरी रन कर रहे हैं। उन्होंने मुआशी टीम के अंदर घुसने की कोशिश की थी, ECC के अंदर आके ECC के मेंबर वो बन चुके थे, लेकिन अब उन्होंने इसहाक डार साहब जो वज़ीर आज़म ने कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की उसमें से उन्होंने इसहाक डार को भी रिमूव कर दिया, ख़ुद को भी उन्होंने जो है वो चेयरमैनशिप से हटा दिया है और वापस जो है वो औरंगज़ेब साहब को ये कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो दे दी गई है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। और फैसले की जो इंपॉर्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके पीछे जो फैसला स्ट्रेटेजिकली तो ये अच्छा फैसला, लेकिन ये फैसला उन्हें तब्दील क्यों करना पड़ा वो आप सबको पता है। जो बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के, जनाब ये इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी हुकूमत की। फिर जनाब जो अगली कहानी है वो इसहाक डार साहब जो है वो अब ये कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा फैसला ये किया है कि भारत से जो है वो तजारत खोलने का फैसला हुआ है। यानी इस बात पे वो कह रहे हैं कि गौर हो रहा है और जल्द जो है भारत से तजारत जो है वो शायद खोल दी जाए। ताजरों का इस हवाले से जो है वो मुतालबा सामने आ रहा है कि हमने जो है शुरू करनी है तजारत भारत के साथ। अच्छा, एक दूसरी खबर जनाब वो ये है कि जो मैंने बात की थी मोहसिन नकवी साहब की, कि मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब जो है वो हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। साथ ही साथ अब कुछ मामलात में ज़ाहिर है मोहसिन नकवी मातहत है, शहबाज शरीफ की उनकी काबीना का हिस्सा है, मेंबर है, तो कुछ फैसलों पे उनके दरमियान फटा पड़ा हुआ है। अब इंटीरियर सेक्रेटरी के हवाले से भी इतलात आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्ज़ी का बदला लगाना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी का इंटीरियर सेक्रेटरी लगाना चाह रहे हैं। इससे पहले चेयरमैन CDA के बारे में भी बात हो चुकी है कि चेयरमैन CDA भी मोहसिन नकवी साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी का बदला लाना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कमिश्नर जो लाहौर डिवीज़न थे अली रंधावा साहब, उन्हें जो है वो लगाना चाह रहे हैं चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। इस पे दोनों के दरमियान ज़रा एक मसला, ज़रा एक पड़ा चल रहा है, एक रिफ्ट जो है वो चल रही है। बाकी जो मामला है जनाब एक हल्का है बड़ा इंटरेस्टिंग, PP 269 मुजफ्फरगढ़। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी कामयाब हुए थे फॉर्म 47 के मुताबिक, और उनकी कामयाबी के बाद चूँकि मार्जिन बड़ा कम था यहाँ पे जीत का, तो जो इनके मुखालिफ तहरीक साफ़ कैंडिडेट थे उन्होंने इनकी जीत को चैलेंज कर रखा है ट्रिब्यूनल के अंदर। तो अब चूँकि दोबारा गिनती की तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा था, पहले दोबारा गिनती के लिए जब ऑर्डर हुआ तो उस दिन अलमदार कुरैशी साहब की तबीयत बिगड़ गई, उनके वकील के बकौल के उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रिकाउंटिंग आज ना की जाए। तो दोबारा जनाब रिकाउंटिंग की तारीख पढ़ने से पहले अलमदार कुरैशी साहब ने अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने की वजह यह है जनाब कि यहाँ पर रिकाउंट ना हो बल्कि री इलेक्शन हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब इस पर देखते हैं कि रिकाउंट की तरफ मामला दोबारा जाता है या नहीं, चूँकि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये एक बड़ी उन्होंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि भाई रिकाउंट होगा तो सीट हाथ से निकल जाएगी, इससे बेहतर है कि री इलेक्शन में जाते हैं, वहाँ से जाके जाए, शायद फिर हमारा चांस लग जाए। इसके अलावा जनाब जो बाकी मामलात हैं, ट्रिब्यूनल की भी बात कर रहा था कि पंजाब में आप हालात देखें कि टोटल सूबाई असम्बली के हल्के हैं वो हैं 297, कौमी असम्बली के हल्के पंजाब से बनते हैं 141। तो ये जनाब कोई तकरीबन 400 कोई 30-38 के करीब ये बनते हैं सारे हल्के। उन 400-450 के करीब हल्कों की जो है उनकी जांच पड़ताल के लिए या उनमें अगर किसी की दरखास्तें या शिकायत आती हैं उनके अजाले के लिए सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल बने हैं। 450 हल्कों के लिए सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स। तो इसलिए जो है ये बड़ा नामुमकिनात में से लगता है तरीका साहब का ठीक होना है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए कि ट्रिब्यूनल में तो हमें महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, महीने भी नहीं बल्कि साल लग जाएंगे इंसाफ मिलने में, तो 5 साल पूरे ही हो जाने। तरीके साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन दायर की है उसमें एक उनकी दरखास्त ये भी शायद हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि भाई आप ट्रिब्यूनल में जाएँ तो ये नुकता तरीके साहब उठाने का प्लान कर रही है कि हम आप बताएंगे भाई कि 450 हल्कों के लिए सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल बने हुए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दिन रात भी काम करे, उसने पहले अपना काम करना है जुडिशरी का, बाद में उसने ट्रिब्यूनल को देखना है, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए अब तरीके साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ये भी एक डायरेक्शन ले सकती है कि ट्रिब्यूनल जो है वो 4 महीनों के अंदर इन केसेस को निपटाएं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।